हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोग इस चैनल पे आप सभी को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। और मैं आप सबको फार्माकोलॉजी पढ़ाने के लिए आया हूँ। और मेरी टीम जो है आप सबको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती रहेगी। और मेरे साथ जो फैकल्टी है वो आप सबको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाती रहेगी। तो आज हम फार्माकोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं उन पर हम आज बात करते हैं। ठीक है, फिर चलो बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि आज हम फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसमें हम आज कवर करेंगे इंट्रोडक्शन और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी ये कंटेंट है, ये सब हम सबको पढ़ना ही है। फार्माकोकाइनेटिक, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, फार्माकोकाइनेटिक, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, रिसेप्टर, फार्माकोलॉजी, एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मा फार्माकोथेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट, एडवर्स ड्रग इफेक्ट। ये सब हम लोग धीरे धीरे आते लेक्चर आते जाएंगे और आप सबको ये सब टॉपिक्स कवर होते हुए दिखेंगे। तो आज हम देखते हैं जनरल फार्माकोलॉजी में इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इंट्रोडक्शन आज चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं हम फार्माकोलॉजी का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड है, जिसका फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लोगस का मतलब होता है डिस्कशन। ठीक, तो डिफिनीशन की बात करें तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग दैट डील्स हाउ दे इंटरैक्ट विद लिविंग सिस्टम टू प्रोड्यूस थ्योराप्यूटिक और टॉक्सिक इफेक्ट। मतलब फार्माकोलॉजी जो है एक साइंस है, ड्रग ड्रग की साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर वो इंटरैक्ट करेगी या कैसे इंटरैक्ट करेगी लिविंग सिस्टम के साथ, तो वो उसका जो इफेक्ट होगा वो कैसा रहेगा, या फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट देगी या थ्योराप्यूटिक इफेक्ट देगी। ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। फिर इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये ड्रग हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट कर रही है और हमारी बॉडी कैसे हैंडल कर रही है ड्रग को। ठीक है, इस प्रोसेस को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक। तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स हमारा 4 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें आता है एडीएमई, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जबकि फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या देखते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट जो भी होता है, ठीक है, वो हम फार्माकोडायनामिक्स में देखेंगे। फिर हम शुरुआत करने से पहले देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो अक्सर आप सबको इन फार्माकोलॉजी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप सबको ये टर्म्स जो है देखने को मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं एफिनिटी ऑफ ड्रग की। तो एफिनिटी ऑफ ड्रग क्या होती है दोस्तों? द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू ऑक्यूपाई एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर। एफिनिटी क्या होती है? किसी भी ड्रग की वो एबिलिटी, वो क्षमता, वो पावर, ताकि वो रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करे और एक्टिवेट करे, उसको हम क्या कहते हैं? एफिनिटी ऑफ ड्रग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एफिकेसी ऑफ ड्रग। एफिकेसी क्या होती है दोस्तों? द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड बेनिफिशियल इफेक्ट। ड्रग की कितनी क्षमता है, कितनी पावर है कि वो एक डिजायर्ड बेनिफिशियल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? एफिकेसी ऑफ ड्रग। फिर पोटेंसी ऑफ ड्रग। पोटेंसी ऑफ ड्रग क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स। कितना अमाउंट ड्रग का रिक्वायर्ड है, मतलब कितना अमाउंट हमारा ड्रग का जरूरत पड़ेगी कि ताकि वो एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके, इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंसी ऑफ ड्रग। ठीक, फिर बात करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है एक डमी मेडिसिन जिसका कोई जिसका नेचर क्या है? इनर्ट है, वो ओरिजिनल मेडिसिन की तरह दिखती है। ठीक है,
है, उसका नेचर इनर्ट है, लेकिन वो ओरिजिनल मेडिसिन की तरह आपको दिखेगी। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। अ डमी मेडिसिन दैट इज इनर्ट इन नेचर एंड गिवन इन द ग्रैब ऑफ ओरिजिनल मेडिसिन। ठीक, इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। फिर टर्म आता है एगोनिस्ट। सबसे ज्यादा आप सबको ये फार्माकोलॉजी में देखने को मिलेंगे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स गोनिस्ट, ठीक है, पार्शियल आगोनिस्ट, एनाफाइलैक्सिस, टैकीफाइलैक्सिस, ये सब आप सबको कॉमन टर्म्स मिलते रहेंगे फार्माकोलॉजी में, पूरे फार्माकोलॉजी में ये सब आप सबको देखने को कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। इसलिए हम इन सबको पहले ही देखते हैं, ताकि आप सबको अगर कहीं आगे फर्दर पढ़ने को मिले, कहीं देखने को मिल जाए, तो आप सबको ये सब पॉइंट रहे, याद रहे। ठीक है, फिर देखते हैं आगोनिस्ट। आगोनिस्ट क्या होता है दोस्तों? Agonist activate a receptor to produce a response. Agonist वो होता है जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करने में हेल्प करे और रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या कहते हैं? एगोनिस्ट कहते हैं। दूसरा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? जो आगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करे। ठीक है, जो एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करे, लेकिन उसका खुद का कोई भी इफेक्ट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पार्शियल आगोनिस्ट। पार्शियल आगोनिस्ट का मतलब होता है कि हाफ फुलफिल, मतलब ना तो वो पूरा है, ना तो वो आधा है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइज एक्शन ऑफ फुल आगोनिस्ट। कहने का मतलब ये है कि इसमें सब मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है पार्शियल आगोनिस्ट, लेकिन वो आगोनिस्ट को, आगोनिस्ट के एक्शन को फुल्ली एंटागोनाइज कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल आगोनिस्ट कहते हैं। फिर बात करते हैं इनवर्स आगोनिस्ट। इनवर्स आगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आगोनिस्ट। इनवर्स आगोनिस्ट का नाम सुनते ही आप सबको पता चल रहा है कि इनवर्स मतलब उल्टा। तो इसमें क्या है कि एगोनिस्ट के डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है, उसके अपोजिट में इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? इनवर्स आगोनिस्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है दोस्तों? इट इज अ सीरियस एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या होती है? एक सीरियस एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो इन्वॉल्व होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एनाफाइलैक्सिस। जैसे कि स्किन हो गया, रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया। ठीक है, ये सब ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये यह एक क्या है? एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, सीरियस एलर्जिक रिएक्शन है, तो हम एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकीफाइलैक्सिस। ट्रैकीफाइलैक्सिस क्या है दोस्तों? एक रैपिड डेवलपमेंट है टॉलरेंस का, जो कि प्रोड्यूस होता है जब हम सडन उस ड्रग को बंद कर देते हैं, तो जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? टैकीफाइलैक्सिस। जो ड्रग टॉलरेट कर जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं तो टैकीफाइलैक्सिस वो है जब हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, फिर रैपिड उसको अगर हम बंद कर देते हैं, तो उसके जो रिस्पांस प्रोड्यूस हो रहा होता है उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें टॉलरेंस का इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं, मतलब वो टॉलरेट कर चुकी होती है, उसके वो जो एक्शन होता है, मतलब प्रोड्यूसिंग एक्शन होता है, वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? टेकीफाइलैक्सिस कहते हैं। फिर थ्योरेपेटिक इंडेक्स। थ्योरेपेटिक इंडेक्स में हम देखते हैं क्या होता है? द रेशियो ऑफ LD50 टू ED50। ये एक रेशियो है LD50 का और ED50 का। इसमें हम क्या देखेंगे? जब जितना ज्यादा ED50 होगा, जितने ज्यादा ED50 की वैल्यू होगी, उतना ही ड्रग क्या होगा? सेफ होगा। फिर थ्योरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थ्योरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में क्या हम देखेंगे? ये मॉनिटरिंग और द मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी बाय मेजरिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज TDM, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसमें हम ड्रग थेरेपी
को मॉनिटर करते हैं किसके थ्रू? बाय मेजरिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन में हमारा ड्रग प्रेजेंट है, उसको हम मेजर करके ये हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक, फिर हम कुछ साइंटिस्ट की बात करेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि हम उनका कंट्रीब्यूशन फार्माकोलॉजी और अदर ब्रांचेज में कैसे रहा है। ठीक है, उन इन साइंटिस्ट को हम याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है। फर्स्ट साइंटिस्ट है ओसवाल्ड स्मिथबर्ग। ये क्या है? ये फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसको कहा जाता है दोस्तों? ओसवाल्ड स्मिथबर्ग को। फिर फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? रामनाथ चोपड़ा। ठीक, फिर फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। जब फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन पूछा जाए तो वो कौन है? प्रोफेसर एमएल सराफ, महादेवलाल सराफ। लेकिन जब फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी पूछा जाए तो वो कौन है? रामनाथ चोपड़ा। फिर फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेट्स। फिर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन किसने दिया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन किसने की? बेंटिन एंड बेस्ट। फिर एडवर्ड जनर ने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम सोर्स ऑफ ड्रग। कौन कौन से सोर्स होते हैं ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए? तो हम सबको पता है कि कहाँ कहाँ से ड्रग्स जो होती हैं वो प्राप्त होती हैं, ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, वेरियस सोर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट से हम बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो प्लांट्स के थ्रू हमें मिलती हैं। एनिमल के थ्रू बहुत सारी ड्रग्स मिलती हैं। मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिंथेटिक ड्रग प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। आजकल तो बहुत ज्यादा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ड्रग्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्लांट्स में हम क्या क्या ऑब्टेन करते हैं। यूज ऑफ ओपियम का यूज करते हैं। बेलाडोना हो गया, इफिड्रा हो गया, सिंकोना हो गया, फॉक्सफ्लो हो गया, सर्पगंधा हो गया, अश्वगंधा हो गया। ये सब ड्रग्स कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? इंसुलिन, हिपैरिन, मस्कॉन। ठीक, उसी तरह मिनरल्स में हम देखेंगे, मिनरल से हमें फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट्स, ये सब मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ग्रीसियोफुल्विन हो गया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं। फिर सिंथेटिक की बात करेंगे। सिंथेटिक में जैसे कि एस्पिरिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, सल्फोनामॉइड्स हो गया, ये क्या है? सिंथेटिक है। फिर ड्रग प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोवाइड होती हैं ड्रग्स? वो है ह्यूमन इंसुलिन, जिसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमिलिन। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन मिलती है, जिसको हम ह्यूमिलिन भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मिलती हैं, बहुत सारी वैक्सीन मिलती हैं, सीरा हो गया। ठीक है, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं ड्रग्स को। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ठीक है, ऑर्फन ड्रग और एसेंशियल ड्रग। पहले देखते हैं ऑर्फन ड्रग क्या होता है। ऑर्फन ड्रग क्या होता है दोस्तों? इसको हम यूज करते हैं डायग्नोसिस या फिर प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग वो होते हैं जो डायग्नोसिस में यूज किए जाते हों और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज को रोकथाम के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं साथ ही साथ? लाइफ सेविंग ड्रग, मतलब इनके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, थायरोनिन, रिफाब्यूटिन, रिफाक्सिमिन, रिटुक्सीमैब, एम्फोटेरसिन बी, नाइट्रेट्स, निलोटिनिब्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं ऑर्फन ड्रग के। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है? एसेंशियल ड्रग। एसेंशियल ड्रग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग जो एसेंशियल ड्रग है, मतलब रेगुलर यूज करी जाने वाली जो ड्रग्स होती हैं, वो क्या होती हैं? तुम्हारी एसेंशियल ड्रग्स होती हैं। दैट सेटिस्फाई हेल्थ केयर एंड नीड ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो हेल्थ केयर है वो
यूज कर रहा होता है, रेगुलर यूज करी जाने वाली जो होती हैं वो एसेंशियल ड्रग्स कहलाती हैं। डब्ल्यूएचओ ने लिस्ट किया था एसेंशियल ड्रग 1977 में, पहली लिस्ट आई थी 1977 में, और 22 लिस्ट आई है, मतलब 22वीं लिस्ट जो है वो 2021 में आई है, लेटेस्ट वाली, जिसमें 479 ड्रग्स इंक्लूड है। इंडियन नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट जो है वो कब आई थी? 1996 में, पहली 1996 में आई थी, फिर रिवाइज किया गया 2015 में, और 2020 में लेटेस्ट वाली कब लिस्ट आई है? 2022 में। अब हम देखेंगे ड्रग नॉमेनक्लेचर। हम ड्रग का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे हम कैटेगराइज करते हैं नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि हम बात कर लें तो आप सब लोग जब मेडिकल स्टोर जाते हैं तो ये कहते हैं कि पैरासीटामॉल दीजिए, ठीक है। बहुत कम बोलते हैं उसका आईयूपीएसी नाम और उसका ब्रांड नाम, ठीक है। डायरेक्ट हम बोल देते हैं हमको पैरासीटामॉल दे दो। तो अब हम देखते हैं कि कैसे उन उस ड्रग को किन कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू नेम डिवाइड किया गया। तो पहले देखते हैं उसका केमिकल नेम, ठीक है, जिसमें केमिकल नेम में क्या आता है? आईयूपीएसी नेम इंक्लूड होता है। फिर नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है, नॉन प्रोप्राइटरी नेम में क्या आता है? ऑफिशियल और जेनेरिक नेम। और प्रोप्राइटरी नेम में क्या आता है तुम्हारा? ब्रांड नेम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है तुम्हारा? केमिकल नेम है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। नॉन प्रोप्राइटरी नेम में जेनेरिक नेम क्या है इसका? एस्पिरिन। ब्रांड नेम क्या है? कैलपॉल। दूसरा एग्जांपल क्या है तुम्हारा? एसिटामाइड। एसिटामाइड क्या है तुम्हारा? केमिकल नेम, ठीक है। नॉन प्रोप्राइटरी या जेनेरिक नेम, ऑफिशियल नेम क्या है? पैरासीटामॉल, ठीक है। जबकि ब्रांड नेम क्या होता है इसका? क्रोसिन, ठीक। ये क्या है? ड्रग नॉमेनक्लेचर, ठीक है। किसी भी ड्रग को इन तीन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है। ऑफिशियल अलग है, नॉन ऑफिशियल अलग है, ब्रांड अलग है ना। तो इस तरह से ड्रग नॉमेनक्लेचर किया जाता है। फिर देखते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या रूट है ड्रग एडमिनिस्टर करने का हमारी बॉडी में, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर में हम देखेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर जो है फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी दोनों पाथ होते हैं किसी भी ड्रग को। ड्रग हो या फ्लूइड हो, कोई पॉइजन हो, कोई सब्सटेंस हो, जिसको हम इनटेक करते हैं बॉडी में, ठीक है। वो कोई कुछ भी रूट हो सकता है, ओरल है, टॉपिकल है, सबलिंगुअल है, ठीक है, पैरेंट्रल है, कुछ भी रूट जिसके थ्रू हमारा जो ड्रग है वो बॉडी में आए, बॉडी में आने के बाद वो क्या करे? अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे या फिर टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट दे, आने के बाद वो हमें पता चले, ठीक है। तो वो क्या होता है तुम्हारा? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ज्यादातर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है? ओरल और इंट्रावेनस, ठीक। ज्यादा से ज्यादा आप खाओगे, है ना, या फिर इंजेक्शन लगवाओगे, दो ही चीजें होती हैं। तो फिर इसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं पहला क्या है? लोकल रूट, दूसरा सिस्टमिक रूट। लोकल रूट में भी हम देखेंगे तीन तरह से डिवाइड किया गया है: टॉपिकल, डीपर टिश्यू और इंट्रा आर्टेरियल टिश्यू, ठीक है। टॉपिकल में हम स्किन, म्यूकस, ठीक है, इन सब पे अप्लाई करते हैं ड्रग्स को, ठीक है। और दूसरा क्या है? डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में हम क्या करते हैं? डीपर टिश्यू में हम देखते हैं इंट्राथीकल। इंट्राथीकल का मतलब क्या है? इंजेक्शन देते हैं, सीएसएफ मतलब सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्राथीकल। फिर इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर में हम क्या करेंगे? इंजेक्शन को जो है इन नी जॉइंट में इंजेक्ट करेंगे, वो क्या कहला जाएगा? इंट्रा आर्टिकुलर। फिर इंट्रा रेट्रोवल्वर हम क्या देखते हैं? जो इंजेक्शन है वो आई बाल के बिहाइंड लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा रेट्रोवल्वर, ठीक। वो किस में आता है तुम्हारा? डीपर टिश्यूज में, मतलब देख लो कितने अंदर तक हम इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग को, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? डीपर टिश्यू। फिर इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल में हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं आर्टरीज में। वेन्स जो ऊपर चमकती रहती हैं इसमें नहीं, ये क्यों? क्यों? ये वेन्स होती हैं, उसके जो अंदर है, डीपर में है जो, वो क्या है? आर्टरीज हैं। तो हम
जो ड्रग है इंजेक्ट करेंगे आर्टरीज में, इसलिए क्या कहते हैं उसको, इंट्रा आर्टरियल। फिर सिस्टमिक रूट की बात करें तो सिस्टमिक रूट में हम दो तरह से देखेंगे, पहले क्या है इंटेरल और दूसरा पैरेंट्रल। इंटेरल रूट में हम देखेंगे ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल, इंट्रानेजल और इनहेलेशन। ये क्या किस में आएंगे, इंटेरल में आएंगे। जबकि पैरेंटल में हम क्या देखते हैं, आईवी, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनस और ट्रांसडर्मल। चूंकि आईवी क्या होता है, इंट्रावेनस जो होता है वो 25 डिग्री एंगल पे इंजेक्ट करते हैं, मतलब 25 डिग्री एंगल पे हम ड्रग को इंजेक्ट करेंगे और उसको क्या कहेंगे, इंट्रावेनस। जो वेन्स में हम इंजेक्ट करें तो इंट्रावेनस है। इंट्रामस्कुलर जब हम मसल्स में इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। अब वो कितने पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है। फिर दूसरा सबक्यूटेनियस, जो हम डर्मल के नीचे जब इंजेक्ट करते हैं उसको हम सबक्यूटेनियस कहते हैं। ठीक है। सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री एंगल पे हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को। और फिर क्या आता है, ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल हमारा 10 से 15 डिग्री एंगल पर इंजेक्शन लगता है और उसमें हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। ये रूट हो गए तुम्हारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट रूट इन अ गिवन सिचुएशन डिपेंडिंग बोथ ऑन ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। क्यों हम चूज करते हैं कोई भी रूट, या फिर सिचुएशन डिपेंड करती है किसी भी ड्रग को पेशेंट के फैक्टर से रिलेट करके। ठीक है। अब कोई जैसे पेशेंट है, वो पैरालाइज है, अब उसको हम सोचे कि हम इसको ओरल रूट से हम ड्रग दे देंगे, तो पैरालाइज पहले से है तो हम कहाँ से ओरल दे देंगे, है ना। तो ये सब पेशेंट की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, उसकी एज पर भी डिपेंड करता है, और ड्रग की प्रॉपर्टीज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट करता है। जैसे कि अब कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी केस है, ठीक है, उसमें अगर हम ओरल रूट से दे रहे हैं, टेबलेट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको टाइम लग जाएगा उसका मेटाबॉलिज्म होने में, फिर एब्जॉर्प्शन होने में, ठीक, फिर वो ड्रग सर्कुलेट होगी, फिर पता नहीं, है ना। तो मतलब उसको हम कंडीशन भी देख के पेशेंट की रिकमेंड करते हैं कि कौन सा रूट से हम ड्रग को दिया जाए पेशेंट को, है ना। तो उसमें क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, इमरजेंसी, रूटीन यूज, फास्ट और स्लो। मतलब अगर इमरजेंसी है तो हम इंजेक्शन का रिकमेंडेशन करेंगे। ठीक है। अगर कुछ नहीं है, उसका कॉमन है, मतलब थोड़ी बहुत अ, जरूरत है, तो उसका हम रिकमेंड करेंगे कि ओरल ही ले ले तो ज्यादा बेटर है। ठीक। फिर क्या है, कंडीशन ऑफ पेशेंट। अब पेशेंट की कंडीशन कैसी है, अनकॉन्शियस है कि डायरिया है, वोमिटिंग है, या फिर किसी की अगर वोमिटिंग आ रही है, अगर हम उसको ओरल रूट से दे रहे हैं तो वो वोमिट कर देगा, मतलब ड्रग अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है। तो ये सब हम देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं पेशेंट की कि कैसी कंडीशन है, क्या रिकमेंड किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। फिर एज ऑफ पेशेंट्स फैक्टर मैटर करता है। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहीं ना कहीं हमारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है। लोकल रूट, लोकल रूट जो होता है वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। सिस्टमिक रूट, सिस्टमिक रूट में क्या देखते हैं, ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टमिक रूट intended to be absorbed into the bloodstream and distribution all over, including the site of action through circulation। सिस्टमिक रूट में दोस्तों क्या होता है कि बायो एबिलिटी जो होती है वो 100% होती है। मतलब सिस्टमिक रूट से हम कोई भी ड्रग अगर हम दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है कि वो 100% साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है। अगर हम ओरल रूट दे रहे हैं तो उसमें बायो एबिलिटी जो होती है कम हो जाती है, लेकिन सिस्टमिक रूट के थ्रू बायो एबिलिटी जो होती है वो 100% रहती है। तो अगर कोई भी कंडीशन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड यही किया जाता है कि सिस्टमिक रूट से ही दिया जाए। ठीक। इसमें क्या होता है कि सिस्टमिक रूट में क्या होता है, जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं सिस्टमिक रूट के थ्रू जब सर्कुलेट होके वो साइड पे जाके
फाइंड हो जाती है, ठीक। ये क्या होता है तुम्हारा सिस्टमिक रूल। तो आज हम दोस्तों इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्माकोडायनामिक क्या होती है, और फिर उसके अंदर हम बात करेंगे धीरे-धीरे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, अगर नए हैं आप तो चैनल पे सब्सक्राइब करें और धन्यवाद दोस्तों।